आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l। कह रहा है एक रिजिड का मतलब ठोस ठोस और दृढ़ रॉड है जिसकी लंबाई पूरी l है। इसके दोनों किनारों पे m1 और m2 द्रव्यमान लटकाए गए हैं या रखे गए हैं। लेंथ l है एंड नेग्लिजिबल मास, और जो द्रव्यमान है इस रॉड का वो नगण्य है। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य। कह रहा है द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। इस रॉड को इस प्रकार से सेट किया गया है कि ये अपनी लंबाई के अभिलंबवत अक्ष पर यानी परपेंडिकुलर एक्सिस पर या अपनी लंबाई के 90 डिग्री एक्सिस पर रोटेट कर रही है या घूर्णन कर रही है। कह रहा है द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रॉड थ्रू व्हिच द एक्सिस शुड पास सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 इज मिनिमम। तो कह रहा है कि वो पॉइंट P हमको बताना है जिसके एलांग अगर हमारी रॉड घूमेगी घूर्णन करेगी तो वर्क सबसे कम होगा, मिनिमम कार्य होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा जिसे हम P मान लें कि जिसके एलांग घूर्णन करवा दिया जाए इस रॉड का, तो वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 इज मिनिमम। यानी ओमेगा 0 कोणीय वेग से घुमाई गई ये छड़ के लिए कौन सा पॉइंट P लिया जाए कि कार्य न्यूनतम हो, मिनिमम हो, ये हमको बताना है। तो एक एक चीज को हम लोग आसानी से करते चले जाएंगे तो सारी बातें हमको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है। एक रॉड बनाया, उसमें m1 और m2 दोनों किनारों पर द्रव्यमान रख दिए और इस रॉड की लंबाई के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना लिया, धुरी बना लिया जिसके लांग इसको घूमना है। तो कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 हो गया। अब ये पूरी लंबाई l है रॉड की, अगर एक तरफ x ले लेंगे तो दूसरी तरफ कितनी होगी? पूरी लंबाई में ये x घटा दें तो l माइनस x लिख दिया इधर की लंबाई। अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि ये जो रॉड घूम रही है इसके घूमने से ही कार्य होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय में हम लोगों ने मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में कक्षा 11 में पढ़ा है। तो अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है तो पहले आई निकाल लें, ओमेगा तो हमको दिया गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग थ्रू पॉइंट P इज। तो इस P पॉइंट को अगर धुरी मान करके इस रॉड को घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर की पहले आधी रॉड का निकाल लें फिर इधर की आधी का। तो इधर की लंबाई x है, धुरी जहाँ पर घूम रही है वहाँ से जहाँ पर द्रव्यमान है उस दूरी को लिया जाता है। I इक्वल टू mr स्क्वायर हमने पढ़ा है। तो m हमारा m1 है और r स्क्वायर हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर के लिए m हमारा m2 है और r हमारा l माइनस x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरी रॉड का हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण निकल के आ गया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय को अगर आधार माना जाए
तो वर्क डन टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि अगर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से इस रॉड को घुमाया जाए इस परपेंडिकुलर एक्सिस पर, तो जो कार्य हमको मिलेगा इस ओमेगा 0 कोणीय चाल से घूमने पर वो घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, या यूं कहें परिवर्तन के बराबर होगा। परिवर्तन में भी, चेंज में भी हम अंतिम में प्रारंभिक घटाते हैं तो जो चेंज हुआ वही निकल के आता है। तो चाहे इंक्रीज इन रोटेटिंग एनर्जी का है या चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है, एक ही बात। तो ये हो गया W इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू हाफ आई की जगह ये पूरा रख देंगे तो m1 x² प्लस m2 l - x का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा की जगह ओमेगा 0 का स्क्वायर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो कार्य हो वो मिनिमम हो, वो पॉइंट हमको बताना है कि किस पॉइंट के अलांग घुमाया जाए, अबाउट घुमाया जाए कि कार्य मिनिमम हो। तो फॉर W टू बी मिनिमम, तो कार्य मिनिमम हो उसके लिए जरूरी है कि dW/dx इक्वल टू 0 हो। तो dW/dx इक्वल टू 0 होगा। मिनिमम, सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, कम से कम तो न्यूनतम तो 0 ही होता है ना। तो dW/dx इक्वल टू 0 मान लिया कि मतलब वो दूरी जहाँ पर कार्य न्यूनतम होगा वही P पॉइंट होगा। तो फॉर W टू बी मिनिमम तो dW/dx इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा हाफ, अब dW/dx का मतलब जैसे dx/dt होता है तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाफ तो ऐसे ही रहेगा, तो हाफ हो गया। अब ब्रैकेट में जो स्क्वायर में होता है उसका पहले गुणा होता है तो 2m1, और जो पावर होती है उसमें एक घटा के लिखते हैं तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा तो x हो गया, प्लस ये स्क्वायर है तो इधर 2 का गुणा होगा तो 2m2। अब यहाँ पर एक पावर घटाएंगे तो 1 ही बचेगी तो l - x हो गया। यहाँ देखिए -1 का कोई विशेष मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हाफ है तो ये 2 और ये 2 कटेगा, अगर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा m1x माइनस, ये देखिए यहाँ पर ये -1 जो है इसका यहाँ पर जब गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -m2 l - x इक्वल टू, जब ओमेगा 0 यहाँ बटे में जाएगा तो किसी 0 में किसी चीज़ का भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो देखें यहाँ पावर में -1 घटाए हैं तो वही -1 यहाँ लिखा गया है, जो हमने डायरेक्ट बता दिया कि जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ 2 का गुणा होगा तो इसकी पावर में 1 घटेगा तो -1 किया गया है तो वही -1 यहाँ पे है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस माइनस के यहाँ गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2 से 2 कटेगा तो m1x माइनस m2 l - x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 0 स्क्वायर नीचे जाएगा तो भाग होगा तो 0 ही आएगा। चूँकि ओमेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ओमेगा 0 के बराबर नहीं है तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से m1 प्लस m2x इक्वल टू m2l हो जाएगा। और जब इसको सिंपल करेंगे x इधर तो ये पूरा नीचे चला जाएगा तो x बराबर m2l/m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए तो और आसानी से समझ में आएगा कि m1x अब इसमें गुणा होगा तो माइनस m2l प्लस m2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो m1x प्लस m2x ये इधर आएगा
तो बराबर m2l हो जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा इक्वल टू m2l हो जाएगा। तो अब अगर x निकालें तो m2l अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, वही चीज़ देखिए यहाँ पर m1 प्लस m2 x बराबर m2l, तो x बराबर m2l अपान m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से 61 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 62 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। रोड मतलब सड़क। तो कह रहा है एक ऑटोमोबाइल है जो ऑटो रिक्शा चलता है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी रोड पर चल रहा है, किसी सड़क पर। कह रहा है द रेडियस ऑफ इट्स व्हील्स इज 0.45 मीटर। कह रहा है कि जो पहिया लगे हैं इस रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में, उसकी त्रिज्या 0.45 मीटर है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस रोटेटिंग इज 3 kg मीटर स्क्वायर। और इस पहिए का जो जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है कि धुरा में फिट है पहिया, तो धुरा से 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है पहिया। कह रहा है इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड। कह रहा है अगर इस गाड़ी को, व्हीकल मतलब गाड़ी को, अगर 15 सेकंड में हम रोक दें, रेस्ट में ले आए, तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टार्क ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक टू द व्हील इज। तो कह रहा है कि कितना टार्क यानी बल आघूर्ण स्थानांतरित होगा ब्रेक से पहिए पर, ये हमको बताना है। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक कोई ऑटो रिक्शा है, वो रोड पे चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके पहिए की त्रिज्या 0.4 मीटर है और उस पहिए का जड़त्वाघूर्ण 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि अगर हम पहिए को 15 सेकंड में रोकना चाहते हैं, यानी गाड़ी को 15 सेकंड में रोकना चाहते हैं, तो ब्रेक द्वारा कितना बलाघूर्ण उस पहिए को ट्रांसफर किया जाए, ये बताओ। तो हमको बलाघूर्ण निकालना है कि कितने बलाघूर्ण से उसको रोका जा सकता है। क्योंकि पहिया घूम रहा है तो घूमने को रोकने के लिए बलाघूर्ण लगाना पड़ता है, और सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है। ये चीज़ हम आपको कई बार बता चुके। तो देखें जो जो दिया है उसको करते चले जाएंगे। बलाघूर्ण इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू आई एल्फा। तो हमें जड़त्वाघूर्ण चाहिए और कोणीय त्वरण चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना आगे करते चले जाएंगे। तो जो जो दिया है उसको रखते हैं। हमको चाल दे दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का गुणा करना पड़ता है। वो करके हमने इसको बदल लिया। अब त्रिज्या कितनी है ऑटोमोबाइल के व्हील यानी पहिए की, दिया है r बराबर 0.45 मीटर, रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द ऑटोमोबाइल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई दे दिया है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर यानी जड़त्वाघूर्ण। अब टाउ बराबर आई एल्फा होता है, तो आई हमको दिया है, एल्फा निकालना है। तो एल्फा हमारा कोणीय त्वरण है। जैसे रेखीय त्वरण में हम लोग कहते थे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो उसी प्रकार अगर कोणीय त्वरण की बात करें तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर का मतलब डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा का मतलब अंतिम कोणीय चाल माइनस प्रारंभिक कोणीय चाल बटे समय, ये कोणीय चाल में परिवर्तन, और यही कोणीय त्वरण के बराबर होगा। तो यहाँ तक हमको पहुँचना है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक कोणीय चाल
तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो अब ओमेगा इक्वल टू प्रारंभिक के लिए आई लिख दें इनिशियल, तो v अपान आर हो जाएगा, ये इधर आएगा। तो ये हो गया, v हमको दिया है 15 मीटर पर सेकंड अपान आर दिया है त्रिज्या पहिए की 0.45, तो ये निकल के आ गया 1500/45 बराबर 100/3 रेडियन पर सेकंड। ये प्रारंभिक कोणीय चाल आ गई या कोणीय वेग। एंड इट्स फाइनल एंगुलर स्पीड, आप देखिए कह रहा है कि कितना टार्क लगा के पहिए को 15 सेकंड में रोक देना है। तो जब रोक दिया जाएगा तो अंतिम कोणीय चाल 0 हो जाएगी, रुक गया ना। तो ओमेगा एफ यानी फाइनल, एफ का मतलब फाइनल, तो फाइनल कोणीय चाल 0 एज द व्हीकल कम टू रेस्ट, क्योंकि अब गाड़ी हमारी स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो द एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ द व्हील, चूंकि गाड़ी को रोका जा रहा है तो यहाँ पर कोणीय त्वरण नहीं, कोणीय मंदन होगा। मंदन का मतलब घटाव, वेग में परिवर्तन की दर घटाव में होगी, बढ़ाव में नहीं। तो जब घटता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन, और जब वेग परिवर्तन की दर बढ़ती है तो उसको कहते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो घटाव है तो इसलिए रिटार्डेशन लिख रहा है यानी मंदन। तो एल्फा इक्वल टू फाइनल कोणीय चाल माइनस प्रारंभिक कोणीय चाल बटे समय, तो फाइनल 0 है माइनस प्रारंभिक 100/3 है। टाइम 15 सेकंड में रुक रहा है, तो ये आ गया -100/45। माइनस क्यों आया? क्योंकि वृद्धि नहीं घट रहा है कोणीय त्वरण, इसलिए माइनस साइन आ गया। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड टार्क इज, तो कितना टार्क के परिमाण की जरूरत होगी? तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, लेकिन टाउ यानी टार्क या बलागुण का परिमाण पूछ रहा है, इसलिए कोणीय त्वरण का परिमाण हम रखेंगे। इसलिए 2 लकीर खींच के लिख रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ का मतलब परिमाण होता है। इस लकीर खींच के अगर अंदर लिखा जाए तो उसको बोलते हैं मॉड ऑफ, या हिंदी में परिमाण। परिमाण का मतलब जैसे 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या प्रति मीटर पूरब की ओर कोई गाड़ी चल रही है, तो पूरब हमारी दिशा हो गई और 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हमारा परिमाण हो गया। तो परिमाण लिखेंगे, तो आई दिया है हमको 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एल्फा ये है, रखा तो सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 6.66 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। तो 62 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 63 नंबर क्वेश्चन की बारी आ जाती है, तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कह रहा है एक ठोस सिलेंडर है हमारे पास, ठोस बेलन है, उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, त्रिज्या 0.5 मीटर है और फ्री रोटेट कर रहा है यानी स्वतंत्र घूर्णन कर रहा है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी क्षैतिज तल पर यानी पृथ्वी के समांतर तल पर। जैसे ये राड है पृथ्वी के समांतर, इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है। कह रहा है मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच्ड टू इट एंड अदर हैंगिंग फ्री। कह रहा है अब इस सिलेंडर के ऊपर, इस बेलन के ऊपर क्या है कि एक परत हमने ऐसे ऐसे करके रस्सी लपेट दी है। स्ट्रिंग का मतलब रस्सी। वन कह रहा है ए मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट। एक एंड सिलेंडर से अटैच और एक फ्री है, स्वतंत्र है। इस प्रकार से इसके ऊपर रस्सी को लपेट दिया गया है और एक फ्री लटक रही है। हैंगिंग का मतलब लटकना। कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कह रहा है अगर हम इस रस्सी को इस प्रकार से खींचें, या रस्सी जो लटक रही है, और ध्यान दीजिए जो रस्सी इसमें लपेटी गई है वो मासलेस है,
कोई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहित रस्सी सिलेंडर के ऊपर लपेटी गई। तो अब जो फ्री इंड लटक रहा है तो कह रहा है उसका तनाव क्या होगा अगर 2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से ये सिलेंडर घूर्णन करने लगे तो कितना एक्सीलरेशन यानी एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, ये हमको बताना। तो एक एक चीज को हम लोग करते चले जाएंगे और आंसर निकल आएगा। ध्यान देना है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से अगर घुमाया जाए तो कितना तनाव देना पड़ेगा रस्सी में। थोड़ा गलती हो रही है, ये कोणीय त्वरण दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अगर 2 रिवॉल्यूशन यानी 2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से अगर घूमे सिलेंडर तो रस्सी में कितना तनाव होगा कि इसमें 2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाए। तो कुल मिलाकर के हमें टेंशन का मतलब यहाँ पर बल आघूर्ण है, ध्यान देना है, क्योंकि कोई वस्तु घूमती है तो बल आघूर्ण की बात करते हैं और कोई वस्तु स्थिर सरल रेखा में चलती है तो हम बल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण होगा उसी को हम आधार मानेंगे। तो पहले बल आघूर्ण निकालेंगे, तो बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू आई एल्फा। तो एल्फा हमको दिया है, पहले आई निकालेंगे। तो चाहे सिलेंडर हो चाहे कोई चकती या डिस्क हो, अगर अपनी क्षैतिज अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो जड़त्वाघूर्ण आई बराबर हाफ mr² होता है। तो देखें यहाँ पर मास ऑफ द सिलेंडर कितना है, सिलेंडर का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, त्रिज्या कितनी है सिलेंडर की 0.5 मीटर r/2, और कितना कोणीय त्वरण से घूम रहा है एल्फा इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। अब देखिए 2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में 2 चक्कर, तो जाहिर सी बात है एक चक्कर में कितना दूरी चलता है 2 पाई। ध्यान दीजिए 2 पाई, 1 पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। और एक पूरे वृत्त में यहाँ से चलें और यहाँ तक तो पूरे कितने डिग्री एंगल होता है 360 डिग्री। 4 90 डिग्री के कोण बनेंगे तो नचोक 36 यानी 360 डिग्री होगा। तो पाई बराबर 180 तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में 2 पाई चलेंगे तो 2 चक्कर में कितना हो गया 4 पाई। तो इसीलिए 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण हो गया। या 2 में गुणा कर दिया 2 पाई का, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई तो 2 चक्कर में 2 गुणे 2 पाई, तो आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इतना रेडियन में, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में एल्फा की वैल्यू हमें चक्कर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में बदल लिया, क्योंकि सारी वैल्यू हमें रेडियन में रखना है। अब टार्क होता है टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर कहें या टी क्रॉस आर कहें, एक ही बात। ध्यान दीजिए यहाँ पर जब स्ट्रिंग को खींचा जाएगा तो इसमें तनाव उत्पन्न होगा और स्ट्रिंग यानी रस्सी सीधी रेखा में चलेगी, तो रस्सी के लिए हम तनाव या बल शब्द यूज करेंगे। और ये चूंकि सिलेंडर घूमेगा तो सिलेंडर के लिए बल आघूर्ण शब्द यूज करेंगे। तो रस्सी के लिए बल या तनाव और सिलेंडर के लिए बल आघूर्ण या टार्क शब्द यूज करेंगे, क्योंकि घुमाव वाले में आघूर्ण और सीधे वाले में केवल बल या तनाव। तो टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है, तो चूंकि रस्सी में तनाव टी है, टेंशन तो एफ की जगह टी क्रॉस आर कर दिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर आई बराबर हाफ mr², ये हमको पता है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर एल्फा इक्वल टू टाउ अपॉन आई हो जाएगा, क्योंकि टाउ बराबर आई एल्फा होता है, तो एल्फा बराबर टाउ अपॉन आई।
तो टाउ इक्वल टू टी आर अपॉन आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, तो टाउ टी इक्वल टू हो जाएगा एम आर एल्फा अपॉन 2, तो एम हमारा 50 दिया है, आर हमारा 0.5 दिया है, एल्फा इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया है अपॉन 2 तो पहले से है, तो आ गया 157 न्यूटन। तो 157 न्यूटन का बल कहें या इस रस्सी अगर हम खींचते तो 157 न्यूटन का बल लगाते, या रस्सी में 157 न्यूटन का तनाव उत्पन्न हो जाए अगर, तो 2 चक्कर पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से ये घूर्णन करने लगेगा सिलेंडर, या यूं कहें कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से घूमने लगेगा। एक ही बात है। तो 63 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है रॉड पी क्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हैंग्ड एट एंड पी। तो कह रहा है एक रॉड है जिसकी लंबाई एल है और ये एल इज हिंग्ड एट एंड पी। तो ये इस प्रकार से लटकाई गई है कि ये पी छोर इसका लटक रहा है। देखिए यहाँ पर ये कोई ठोस आधार है, दीवार है, वहाँ से ऐसे लटका दिया गया है पी क्यू रॉड को कि पी पॉइंट इसका हिंग्ड मतलब फ्री लटकता रहे। कह रहा है द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, इस रॉड को क्षैतिज रखा गया है, यानी पृथ्वी के समांतर इसको रखा गया है। बाई ए मासलेस स्ट्रिंग टाइट टू पॉइंट क्यू, और जो ये रस्सी बांधी गई है ये द्रव्यमान रहित है, मासलेस है, जो क्यू पॉइंट पर इसको साधे हुए एज शोन इन फिगर, जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है। कह रहा व्हेन स्ट्रिंग इज कट, अगर इस रस्सी को काट दिया जाए तो कह रहा द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड इज। तो अब यहाँ पर सधी हुई है और इसको काट दिया गया तो ऐसे घुमाव होगा, ऐसे ये ऐसे घूम के आएगी ऐसे, तो घुमाव के कारण कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो कह रहा है कितना प्रारंभिक कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा इस रॉड में, वो हमको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, बड़े आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये रॉड को इस तरह धागे से बांध दिया गया, तो इस रॉड का पूरा जो भार है mg, इसका भार mg इस रॉड के केंद्र बिंदु पर काम करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र पर काम करेगा। तो यहाँ पर mg इसका काम करेगा। जहाँ पर वस्तु का पूरा द्रव्यमान काम करता है उसे द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और वस्तु का जहाँ पर पूरा भार काम करता है जब पृथ्वी खींचती है वो उसका गुरुत्व केंद्र या भार का केंद्र कहते हैं। तो ये यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है इसके मध्य बिंदु पर, क्योंकि रॉड एक समान है। तो यहाँ पर mg काम कर रहा है रॉड के मध्य बिंदु पर, क्योंकि रॉड एक समान है, इसलिए आधा भाग इधर l/2 हो गया, आधा भाग इधर l/2 हो गया, क्योंकि पूरी लंबाई l है तो आधी l/2 होगी। अब कैंची से इसको काट दिया गया, जब कैंची से काट देंगे तो ये इस प्रकार से इधर का कट गया, तो ये ऐसे घूम कर आएगी जैसे ये दिखाया गया। तो इस तरह से कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा एल्फा। तो कह रहा है व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, जब हम रस्सी को काट देंगे तो द रॉड विल रोटेट अबाउट पी। तो इस पी को चूंकि फिक्स है पी, तो ऐसे घूमेगी रॉड, ऐसे नीचे की ओर आएगी, क्योंकि पृथ्वी खींचेगी तो ये नीचे को आएगा गुरुत्व केंद्र, तो ये नीचे को घूमेगी। तो वही कह रहा है कि द रॉड विल रोटेट पी, पी के का एलॉन्ग रोटेट करेगी। लेट एल्फा बी इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड, यदि एल्फा हमारा प्रारंभिक कोणीय त्वरण है इस रॉड का, देन तो अब घुमाव हो रही है और ये भार के कारण नीचे आ रही है, तो घुमाव है, भार के कारण नीचे आ रही है, तो इसका मतलब इसमें बल आघूर्ण काम करेगा, कोई बल आघूर्ण काम करेगा। बिना बल आघूर्ण के कोई वस्तु घूर्णन नहीं कर सकती। तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू आई एल्फा, और रॉड के लिए
आई की वैल्यू ml²/3 होती है। ये एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है। तो आई की जगह ml²/3 रख दिया गया इंटू एल्फा। तो ये हो गया टाउ इक्वल टू, देखिए दो फार्मूले हमारे होते हैं, एक तो ये जड़त्वाघूर्ण के कारण जो अपने से घूमेगी, दूसरा टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। ये आई अल्फा और टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है, यानी ये एफ, तो यहाँ पर एफ की जगह क्या है एम जी काम कर रहा है ना, भार इसका, बल के नहीं बल्कि भार के कारण ये घूम रही है। तो एफ की जगह एम जी लिख देंगे इनटू ये एम जी, यहाँ पी पॉइंट से जो घूर्णन केंद्र होता है, अक्ष होती है, उसी से दूरी ली जाती है। तो घूर्णन केंद्र से ये भार की दूरी कितनी है L/2, तो यहाँ पर आर की जगह L/2 रखेंगे। तो इसीलिए टाउ इक्वल टू एम जी L/2 रखा है। तो यह दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों की तुलना कर लेंगे तो इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो एम जी L/2 इक्वल टू ml²/3 एल्फा, दोनों को बराबर कर दिया तो एल्फा बराबर आ गया 3g/2l, mm कट जाएगा। तो एल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l, और यही हमसे पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान देना। तो 64 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देखते हैं। कह रहा द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक, उसी क्षण, एक भी देरी नहीं करना, उसी क्षण। तो उसी क्षण पर एंगुलर पोजीशन ली गई, कोणीय स्थिति ले ली गई किसी घूमने वाले पहिए की, व्हील का मतलब पहिए की। तो कोई जब किसी क्षणिक समय में ली गई तो उस समय फार्मूला हमको मिला समीकरण θt बराबर 2t³ - 6t²। तो कह रहा है द टार्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट। तो कह रहा है कि इस घूमने वाले पहिए के कितने समय में बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब घूमने वाली जो स्थिति है, घुमाने के लिए जो बल लगता है उसी को बलाघूर्ण या टार्क कहते हैं। तो कुल मिला के जब रुक जाएगा तो बलाघूर्ण 0 हो जाएगा, क्योंकि रुकने का मतलब ये कि अब उस पर बलाघूर्ण नहीं लग रहा, तभी वो घूमना बंद कर दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि कितने समय में रुक जाएगा। ये कोण दिया है थीटा, टाइम के साथ कोण यानी घुमाव कोण का टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो समीकरण में बता दिया। तो बहुत आसान है, आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है θt इक्वल टू 2t³ - 6t²। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे या अवकलन करेंगे। तो θt/dθ/dt, क्योंकि तात्क्षणिक समय दिया है इसलिए d लिखा गया, यानी बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म के लिए d, अगर कुछ बड़ा है तो डेल्टा। तो चूंकि तात्क्षणिक समय थीटा का t के साथ रिलेशन है, तो प्रति तात्क्षणिक समय के लिए dθ/dt, तो ये हो जाएगा क्यूब है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर होता है उसका पहले गुणा होता है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और फिर एक पावर घट जाती है तो 3 है तो 2 हो गया, माइनस इसका गुणा होगा तो 6 दूनी 12, और जो ऊपर पावर है वो एक घट जाती है तो 2 में एक घटेगा, तो एक पावर बचेगी, एक को नहीं लिखा है। तो ये अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब फिर दोबारा इसका फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा d²θ/dt²। ये 2 इसलिए लगा कि मतलब दोबारा अब हम फिर से डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यानी अवकलन कर रहे हैं। तो फिर जब करेंगे तो फिर ये 2 का गुणा होगा, तो 6 दूनी 12, और ये पावर में एक घटेगा तो 2 का एक में एक गया, एक तो एक को नहीं लिखा तो 12t हो गया, माइनस अब इस पावर का गुणा होगा, तो पावर में 1 है तो 1 का 12 में गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, तो 12 में 1 का गुणा हुआ 12, और t में 1 पावर है और 1 और घटा दिया जाएगा, तो t की पावर 0 होगा, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। तो d²θ/dt² आ गया हमारा 12, t-12, और यही 2 बार अगर किसी का अवकलन कर देंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे
वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो पहले क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक ना। और इसी को अगर दोबारा लिखना है तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर यानी dv/dt। तो देखिए अगर विस्थापन दिया हो तो त्वरण तक पहुंचना है तो कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dx/dt कहें और फिर dv/dt, x कह सकते हैं तात्क्षणिक समय के लिए, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए। तो dx/dt किया तो पहले वेग आया, फिर dx/dt किया यानी dv/dt किया तो त्वरण आया, 2 बार डिफरेंशिएट किया। इसी प्रकार यहाँ पर कोणीय चाल हो जाएगी तो कोणीय चाल को ओमेगा कहें या घूमे हुए कोण को थीटा कहें। तो पहले विस्थापन है तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d(θ/dt) होगा, और दोबारा जब कर देंगे तो d²θ/dt²। तो ये पहली बार जब किया तो कोणीय विस्थापन बटे समय मतलब कोणीय चाल आ गई ओमेगा, और दोबारा जब किया तो dω/dt लिखें, या चूंकि दोबारा किया गया डिफरेंशिएशन या अवकलन तो d²/θ/dt² कहें, एक ही बात है। तो जब दोबारा इसको करेगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा। तो इसीलिए यहाँ अल्फा आ गया d²θ/dt² या कोणीय त्वरण आ गया 12t-12। अब देखिए जब ये कोणीय त्वरण का समीकरण आ गया, अब व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज 0, जब कोई वस्तु रुक जाएगी तो कोणीय त्वरण 0 हो जाएगा। भाई रुक गई तो चलेगी, नहीं तो कोणीय त्वरण 0 हो जाएगा। देन द टार्क ऑन द व्हील बिकम्स 0, और जब कोणीय त्वरण 0 हो गया यानी वस्तु रुक गई, तो जब रुक गई तो उस समय उस पर कोई बल आघूर्ण भी काम नहीं करेगा, तो टार्क इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है टार्क ऑन द व्हील बिकम्स 0। तो जब अल्फा 0 हो गया, टार्क 0 हो गया, तो अब अल्फा की जगह 0 रख देंगे तो 0 बराबर 12t-12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इधर आ गया तो 12t बराबर 12 यानी t बराबर 1। तो 1 सेकंड में ये वस्तु का कोणीय त्वरण 0 हो जाएगा, या यूं कहें कि बलाघूर्ण 0 हो जाएगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो 65 का पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।